जी बेटा, अभी आज से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमें थोड़े से एरर आ रहे थे, तो सबसे पहले आज का टॉपिक बेटा स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि हमें सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि हम करते क्यों हैं, हम पढ़ते क्यों हैं सोशियोलॉजी, जो हमारा मेन एरिया ऑफ कंसर्न है। तो सोशियोलॉजी को बेटा सबसे पहले स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम जब अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर चलेंगे तो एडवांस कोर्सेज के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टेंट्स के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट डोमेन्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। First one is called sociology, second one is called psychology, third one is called social psychology and fourth one is called anthropology. थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम थोड़ी सी डेफिनेशनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही आते हैं। सोशियोलॉजी यूजुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर प्रीवेलिंग नॉर्म्स कौन से, इसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी यूजुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, and third one, social psychology deals with the study of psychology. The branch of psychology which deals with the study of human society is called social psychology. और इसके साथ साथ लास्ट जो इसकी फोर्थ ब्रांच है दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर विद द पासेज ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी स्टूडेंट्स हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा प्रीजस्टिस। प्रीजस्टिस का बेसिकली होता ये है कि इंसान किसी को सोचे समझे बगैर, किसी की लॉजिक दिए बगैर इंसान सोचना शुरू कर देता है कि ये इंसान इस तरह का होगा, ये इंसान इस तरह होगी और इस तरह का ये बिहेव करता होगा, यानी कि जिसको हम स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? अ वाइडली हेल्ड बट फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज ऑफ आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। किसी भी खास इंसान का बेटा जो आपके दिमाग में जो बैठ जाता है कि ये इंसान इस तरह का है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप बोलते हैं। कि जिस तरह से आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक खास ग्रुप के साथ बैठता उठता है जिसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट भी क्रिकेट खेलता होगा या खेलना चाह रहा होगा। The use of stereotype is the major The use of stereotype is the major way in which we simplify our social world. तो ये कहता है कि बेसिकली होता क्या है कि स्टीरियोटाइप एक ऐसा वर्ड है जिसके जरिए आप अपनी दुनिया को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंस दे हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग वी हैव टू डू व्हेन वी मेट अ न्यू पर्सन। तो जब भी कोई नया इंसान आपको मिलता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपका जो तहजीब, कुछ ना कुछ आपका उसके बारे में क्रिएट होता है, जिसके जरिए पता लग जाता है कि ये इंसान किस तरह से। बस स्टीरियोटाइप वी इन्फर। स्टीरियोटाइप के अपडेट से होता क्या है? द पर्सन हैज होल रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी दैट वन assume all member of that group है। Stereotype led to the social categorization which one reason the prejudice attitude। तो होता क्या है कि बेटा कि स्टीरियोटाइप से आप एक बंदे को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं कि यानी कि ये इंसान इस तरह का है, ये इंसान इस तरह का है, इससे मुझे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, इससे मैंने करीब रहना है, इससे मैंने करीब नहीं रहना। तो स्टीरियोटाइप आपको हेल्प करता है कि आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने से आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है उन लोगों की मेंटालिटी के बारे में। कहता है देम ऐसा मेंटली विच लीड टू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो इससे आपको बेटा हेल्प मिल जाती है कि आपने उस बंदे को अपने ग्रुप के अंदर रखना है या उस बंदे को अपने ग्रुप से एक्सक्लूड करना। अब स्टीरियोटाइप से बात चल के निकली है प्रीजस्टिस की तरफ। प्रीजस्टिस क्या था? प्री जजमेंट ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिफोर अपकमिंग अवेयर ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर ऑफ अ केस। कि किसी भी केस को, किसी भी चीज को देखे सोचे समझे बगैर आप जो अपनी किसी भी इंसान के बारे में ओपिनियन बिल्ड कर लेते हैं कि ये यार इस ग्रुप में है तो ये बहुत अच्छा होगा, ये इस ग्रुप में है तो ये बहुत बुरा होगा, इसको प्रीजुडिस कहा जाता है। द वर्ड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द pre-convinced usually unfavorable judgment towards the people or person because of their। तो कहता है हम उस इंसान के बारे में बेटा एक खास किस्म का लेबल लगा लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, हालांकि फैक्ट के अंदर, रियलिटी के अंदर वो वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिजान बेटा आप अपनी ऑडियो जरा म्यूट कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या है? जेंडर,
वो बेटा अपनी जस्टिस किस बेस पे हो सकता है, जेंडर की बेस के हो सकता है कि ये मेल है तो ये इस तरह बिहेव करेगा, ये फीमेल है तो इस तरह बिहेव करेगी, बिलीफ की बेस के ऊपर, वैल्यूज की बेस के ऊपर, सोशल क्लास की बेस के ऊपर, एज, डिसेबिलिटी, रीजन, सेक्सुअलिटी, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, ब्यूटी, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, क्रिमिनलिटी एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। बेटा ये जो प्रीजस्टिस है ये किसी भी बेस के ऊपर आप सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों का कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है? जेंडर है बेटा, डिसेबिलिटी है, एज है, क्लास जिसको हम सोशल क्लास बोलते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल या फीमेल की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, एथनिसिटी या रेस यानी किसी के रंग, किसी की नस्ल की बुनियाद के ऊपर भी आप कर सकते हैं। जेंडर के अंदर क्या होता है बेटा? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि हम समझते हैं कि बॉयज इस तरह का बिहेव करते हैं और गर्ल्स इस तरह का बिहेव करते हैं, ठीक है। तो पता होता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर मेल ज्यादा आगे होते हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर फीमेल ज्यादा होते हैं। तो ये अगर आप बगैर किसी इंसान को सोचे समझे इसके बारे में अंदाजा लगाएंगे तो ये जेंडर प्रीजस्टिस के अंदर आएगा कि इंसान अपनी मेल को प्रेफर दे रहा होता है मेल, और फीमेल फीमेल को प्रेफर दे रही होती है, मेल फीमेल को अच्छा नहीं समझ रहा होता और फीमेल मेल को अच्छा नहीं समझ रही होती। दूसरा है एथनिक। एथनिक का क्या मतलब होता है कि आपका दूसरी सोसाइटीज के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे इलाके के लोगों के बारे में आपका नेगेटिव ओपिनियन या बिलीफ और एटीट्यूड होता है। तो होता क्या है कि हम समझते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं और बाकी सारे हमसे इंफीरियर हैं। तो ये दैट्स कॉल्ड एथनिक और रेसिकल प्रीजस्टिस। कि हम समझते हैं कि जनाब जो अफ्रीका के होते हैं वो ब्लैकिश होते हैं, ब्लैकिश की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हालांकि आप कभी अफ्रीका गए नहीं, अफ्रीका के लोगों को मिले नहीं। इसी तरह सेम हमारी ओपिनियन है कि चाइना के लोग होते हैं, चाइना के लोगों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हालांकि इवन हमने से कोई अभी तक चाइना ट्रैवल नहीं किया। तो हमें अगर ओपिनियन या बिलीफ उनके बारे में ये है बगैर उनको सोचे, बगैर उनको समझे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है जी? कहता है कि प्रीजस्टिस समथिंग अबाउट देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज कॉल्ड होमोफोबिया and it is often based upon the stereotype that all gay male or lesbian or a certain way or thus inferior, ठीक है। तो अपने से अलावा दूसरे लोगों के बारे में सोचना कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, हालांकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा कि रियलिटी उसमें से कोई डिफरेंट आल्सो कॉमनली लिंक्ड एज द कैटेगरी एज द people's attitude toward the transgender or transsexual individual, कि हम अपने से सारे लोगों को inferior समझ रहे होते हैं और खुद को बाकी सारों से superior समझ रहे होते हैं। एज प्रीजस्टिस है। एज का क्या मतलब होता है बेटा? हम सोचते हैं कि स्पेसिफिक एज वाले ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में एक बड़ी उम्र का आदमी देखते हैं तो हम समझते हैं ये टीचर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, ये डिफरेंट होगा, लेकिन बाद में पता चलता है वो आपका स्टूडेंट ही होता है। हम एज की बेस के ऊपर लोगों को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये अच्छा जो एक इंसान जिसकी एज एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर काउंट करती है वो एक खास स्पेसिफिक रोल के अंदर, खास स्पेसिफिक शोबे के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि एज के हिसाब से हमने उसको रिफ्लेक्ट किया कि अगर एक इंसान ने अपनी जॉब के ऑफिस के अंदर किसी को किसी जॉब के ऊपर रखना है तो एक स्पेसिफिक एज का होना चाहिए जिसको वो रखेगा। अगर उससे ज्यादा एज का होगा तो हम उसको नहीं रखेंगे। दैट्स कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, एज स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं, या एज प्रेजुडिस भी कह सकते हैं। क्लास का क्या मतलब होता है बेटा? क्लास को हम यूजुअली लेते हैं तीन तरह की हमने इंपॉर्टेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था एक इंसान को इनकम वाइज। तो एक कौन सी थी? अपर क्लास थी, फिर लोअर क्लास थी और फिर अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी और लोअर क्लास थी। क्योंकि मिडिल क्लास किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा होती है तो मिडिल क्लास को दोबारा हम डिवाइड कर सकते हैं अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर। कि हम समझते ये हैं कि जो हमारी क्लास है ये सबसे सुपीरियर है, हम सबसे अच्छे हैं और बाकी सारे लोग जो हमसे हैं वो इनफीरियर है। डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? हम जो डिसेबल लोग होते हैं, जो किसी भी तरह की मौजूरी का शिकार होते हैं, जो पाँव जिनका ठीक नहीं होता, जिनका कोई हाथ ठीक नहीं होता, जिसके अंदर फेस के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, उनको क्या समझ रहे होते हैं? इनफीरियर समझ रहे होते हैं। तो इनफीरियरिटी डिसेबिलिटी किस चीज के अंदर आ जाती है? एडुकेट, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के अंदर।
इसके अलावा कहता है कि अब हमने, क्योंकि हम बेटा सोशल साइंसेस के लोग हैं, हमें बिहेवियर के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि हमारे दिमाग में इस बेस के ऊपर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ सकता है या सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हमें 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 ये पता होना चाहिए कि ये कितनी तरह के ये आ सकते हैं और हमें किस तरह से इनसे निकलना चाहिए। तो कहता है हम डिस्ट्रेस से, हम स्टीरियोटाइप से किस तरह से निकल सकते हैं। माइंडफुल ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड एंड assumption is a vital step to prevent betrayal. It is important to be careful of the prejudiced language and avoid stereotypical statement about the other group of people. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, अपनी जुबान से उन लोगों के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट नहीं निकालनी चाहिए। स्पीकिंग अबाउट इन टॉलरेंट स्टेटमेंट जोक्स मेड बाय अदर, और दूसरे लोगों के बारे में जो इनटॉलरेंट स्टेटमेंट बनाते हैं, जो दूसरे लोगों के बारे में जोक्स बनाते हैं, हम उन जोक्स को नहीं सुनना चाहिए। ये सबसे पहला वे है जिसके जरिए हम बेटा किसी भी इंसान के बारे में स्टीरियोटाइप या प्रीजस्टिस से बाहर निकल सकते हैं। प्रिवेंट प्रीजस्टिस इज मोर देन जस्ट एन इंडिविजुअल एफर्ट। It make families and communities. Family can share their custom with a friend and invite friend to do the same. अब वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रीजस्टर या स्टीरियोटाइप है ये सिर्फ एक ही इंसान को इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा होता है पूरी सोसाइटी के अंदर बेटा, हो ये रहा होता है कि अब एक इंसान अगर एक इंडिविजुअल ये हरकत परफॉर्म करता है तो इंडिविजुअल से मिल के फैमिलीज बनती हैं, और फैमिली जब ये सेम हरकत परफॉर्म करती है तो ये कम्युनिटी बनती है। तो इन सारी कम्युनिटीज से मिलने के जरिए किसी भी एक इंसान की तरफ से चलती हुई फैमिली और फैमिली की तरफ से चलती हुई कम्युनिटी जब बनती है तो जो सारी चीजें होती हैं वो मिल के ग्रुप अप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो एक इंसान के सोचने का एंगल होता है वो एक इंसान का नहीं, वो एक इंसान से चलते हुए एक फैमिली का बन जाता है, और एक फैमिली से चलते हुए पूरी सोसाइटी का बन जाता है, और सोसाइटी से चलते चलते ये बात कम्युनिटी तक पहुंच जाती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि एक इंडिविजुअल अपनी स्टेटमेंट ना बनाए ताकि ये स्टेटमेंट फैमिली की ना बने, और फैमिली की ना बने ताकि ये सोसाइटी चीज एक कम्युनिटी की ना बने। तो इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों के बारे में स्टीरियोटाइप होना, दूसरों के बारे में प्रेजुडिस होना, इस चीज को रोका जा सके। तो हम इसको ऊपर ओवरकम किस तरह से, सराउंडेड योरसेल्फ बाय द वैरायटी ऑफ पीपल। तो जितने तरह के लोग, जितनी डिफरेंट, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है बेटा, पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन, पीपल ऑफ द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इसलिए हमें सिर्फ एक ही इलाके के, अपने इलाके के लोगों के साथ नहीं आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ। जब डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट ओपिनियन आपके जहन में आएंगी। जब ओपिनियन डिफरेंट आएगी तो अल्टीमेटली आपके बारे में ओपिनियन डिफरेंट आने की वजह से आपका जो दिमाग होगा, जो आपकी जो सोच होगी, वो चीजों के बारे में डिफरेंट होगी। इस तरह से आप किसी भी चीज के बारे में एक ही ओपिनियन नहीं रखते होंगे, आप एक ही चीज के बारे में डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रखते होंगे। बाय अराउंड पीपल यू एडमायर, ठीक है, और उन लोगों के इर्द गिर्द रहें जिनसे आप एडमायर होते हो, जिनको आप एडमायर करते हो, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, जो आपके साथ कम्युनिकेट करना जिनको अच्छा लगता है और जिनके साथ कम्युनिकेट करना आपको अच्छा लगता है। इस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं अपने स्टीरियोटाइप को या प्रेजुडिस। अवॉइड जस्टिफाइंग स्टीरियोटाइप व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर, और उन लोगों को, स्टीरियोटाइप लोगों को आपने जस्टिफाई नहीं करना, उनके साथ नहीं चलना, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना। जब आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो किसी स्कूल ऑफ थॉट को आपने ना सपोर्ट करनी है ना उसके अगेंस्ट जाना है। उससे होगा क्या कि आपकी एक अपनी ओपिनियन होगी किसी चीज के बारे में। कहता है द डिफरेंस बिटवीन प्रीजस्टिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखें बेटा, एक ही पैराई के अंदर तीन चार चीजें हैं कि प्रीजस्टिस कहाँ पे चलता है, स्टीरियोटाइप कहाँ पे होती है और डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से होती है। कहता है स्टीरियोटाइप इज द बिलीफ अबाउट सर्टेन पीपल, कि किसी भी खास ग्रुप के बारे में जो आपका बिलीफ होता है, जो आपकी सोच होती है, इसको प्रीजस्टिस कहा जाता है। प्रीजस्टिस फीलिंग अबाउट अ पर्सन बेस्ड अपॉन द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, और ये होती इसलिए है क्योंकि उस बंदे का जिसके बारे में आप प्रीजस्टिस कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा होता है, ठीक है ना। या वो आपकी क्लास की बजाय किसी क्लास का होता है, या वो किसी फैमिली का और का होता है, या वो किसी नस्ल और का होता है, या वो किसी ग्रुप और का होता है, या वो किसी सिटी और का होता है जिसकी बेस के ऊपर प्रीजस्टिस कर रहे होते हैं। बोथ स्टीरियोटाइप एंड प्रीजस्टिस कैन बी आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है कि ये वो बंदा बहुत अच्छा है, या नेगेटिव भी हो सकती है कि ये वो बंदा बहुत बुरा। Discrimination is the action that denies the right of a person due to their membership in the group। और वो कहते हैं कि हम कहते क्या है
कि डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं कि उस बंदे को आप राइट नहीं देना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा होता है। प्रीजस्टिस पर्सन may not act on their attitude. Someone can be prejudiced towards a certain group but don't discriminate against it. Prejudice include all three components of attitude, affective behavior and cognitive, where discrimination just a normal behavior. तो क्या बेटा वो हो रहा है या क्या बताना चाह रहा है? कहते हैं कि जो प्रीजस्टिस होता है ये तीनों बिहेवियर के या आपके एटीट्यूड के बेटा तीन कंपोनेंट होते हैं, इफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव। ये तीनों के ऊपर आपका इफेक्ट कर रहा होता है। इफेक्टिव किसको बोलते हैं बेटा? या इमोशनल या बिलीफ सेगमेंट आपका होता है, बिहेवियर आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का होता है और कॉग्निशन आपके हमेशा दिमाग के अंदर जो सोच होती है दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके अफेक्टिव और कॉग्निटिव कंपोनेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये एलाबोरेट कर सकते हैं कि ये जो प्रीजस्टिस है ये सारों से सुपीरियर होता है, चाहे वो स्टीरियोटाइप हो और चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसके ऊपर जाएंगे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वाला बेटा जो क्वेश्चन था ये हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन था ये हमने कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर किया भी हुआ था, इसलिए हम जल्दी से इसको गो थ्रू करेंगे। कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी था कि इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं साइकोलॉजी के, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होते क्या। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आता है बेसिक असम्पशन अबाउट हाउ सोसाइटी फंक्शन, के बेसिक फंक्शन होते हैं सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है, द रोल ऑफ साइकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेट थ्योरीज इन स्टडीइंग सोशल लाइफ। हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए, सोसाइटी के अंदर बात करते हुए किस किस तरह से किन किन थ्योरियों से हमारा वास्ता बनता है। एग्जांपल ऑफ द बेसिक असम्पशन। बेसिक असम्पशन क्या होती है? कहता है सोसाइटी इज यूनिफाइड होल दैट सीक्स इक्विलिब्रियम। सोसाइटी जो है क्या बेटा? एक यूनिफाइड, एक इकट्ठा ग्रुप है जो इक्विलिब्रियम चाहती है। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रुप कंपीटिंग फॉर द स्कार्स रिसोर्सेज। हम आपने इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा कि दुनिया के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार हैं, कम हैं, लिमिटेड हैं। तो हर सोसाइटी उन रिसोर्सेज को ओवरकम करने की कोशिश करती है। सोशल लाइफ कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्विंग डेली इंटरेक्शन। सोशल लाइफ का पता किस तरह से चलता है कि आप लोगों के इंटरेक्शन को मेजर करते हैं। सो सोशियोलॉजी should be used to interact social change. Sociology should be value free. कहता है why should I care about theory? तो तीन मेजर पर्सपेक्टिव हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिक बीइंग ऑफ द इंटररिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर इन द हार्मनी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है कि सोसाइटी के बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आपस में मिलजुल कर इकट्ठे काम करते हैं जिससे सोसाइटी हमारी मूव करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है? कहते हैं सोसाइटी इज द कंपटीशन ऑफ द फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द स्कार्स रिसोर्स। होता क्या है? सोसाइटी के अंदर क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, इसलिए हर ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है सारे ग्रुप का आपस में, तो हर ग्रुप चाहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा है, दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इसकी क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सोसाइटी इज एसेंशियल अ सेट ऑफ द डेली इंटरेक्शन दैट आर गाइडेड बाय द सिंबल्स। तो क्या होता है? सोसाइटी के अंदर होता क्या है? एसेंशियल चीजें होती हैं, डेली इंटरेक्शन होता है, और वो डेली इंटरेक्शन किस बेस के ऊपर होता है? उन सिंबल्स की बेस के ऊपर होता है। हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ ट्रेडिशंस होती हैं जिनसे मिलकर बनता है। तो तीन मेजर बेटा पर्सपेक्टिव्स हैं किसके? सोशियोलॉजी के। कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपस में मिलकर इकट्ठा काम कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? कि सोसाइटी के अंदर होने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपस में इसलिए कम्पीट कर सकते होते हैं क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हर बंदा चाहता है मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा है। और उसके बाद थर्ड वन है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है? कि सोसाइटी ये समझती है कि सोसाइटी के अंदर होने वाले जो
इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट सिंबल्स की वजह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे तो इसको ये जो तीनों हैं इसके जो डिफरेंट पानी, क्योंकि हमने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि अब हमें कोई भी चीज़ बेटा बतानी पड़ती है तो उसको बताने के अंदर आपके पास एक बेसिक बैकग्राउंड होनी चाहिए। जो बेसिक बैकग्राउंड होती है, अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थी इसको अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टेलकॉट पर्सन ने 1940 के अंदर एक्सप्लेन किया। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वैल्यू किस चीज को देती है बेटा, आपके रिलीजन को, आपके एजुकेशन सिस्टम को, आपकी फैमिली को, आपके जुडिशियल सिस्टम को, सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंट। कहता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स एंड मैरिजेस। कहता है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर इन व्हिच हस्बैंड वाज अ breadwinner and the wife tended chicken and did housework for the function. Men could earn more income and women were naturally better at childcare and thus the traditional family structure। तो उसके उन्होंने परफेक्ट एग्जांपल बेटा एक फैमिली स्ट्रक्चर की दी हुई है। फैमिली स्ट्रक्चर की क्या अल्टीमेटली है, वो कहता है कि मेल क्या होता है, वो रोटी कमा के लाता है और बीवी जो है उसका काम ये होता है कि वो बच्चों की केयर करे। तो बंदा जितने अच्छे पैसे कमाएगा तो चाइल्ड केयर उतनी बच्चों की बेहतर होती चली जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है कार्ल मार्क्स, पहले भी आपने नाम सुना हुआ है, जर्मन इकोनॉमिक्स थे, हिस्टोरियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है। दैट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो इन्होंने जनाब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को सोशल दिया था। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मैन वुमेन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूरोपियन अमेरिकन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके अलावा वर्कर का और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, हेटेरोसेक्सुअल और एलजीबीटीक्यू कर यानी कि हर ग्रुप दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कर रहा होता है कि हर बंदा चाह रहा था मेरे पास रिसोर्सेज मैक्सिमम। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मेल ब्रेड विनर, वही उन्होंने एग्जांपल दी है कि मेल ब्रेड विनर है, रोटी कमा के लाता है। मॉडल बेनिफिट मैन इन टू वे मांगा था, रिड्यूस पोटेंशियल कंपटीटर फ्रॉम द वुमन इन द लेबर मार्केट, इट डाउन प्लेस वुमन कंट्रीब्यूशन इन द डोमेस्टिक वर्क। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो थर्ड था हमारा बेटा, इसको जो था इसकी जो एक्सप्लेन किया था ये हेबर्ट ब्लमर थे। हेबर्ट ब्लमर ने एक्सप्लेन करना चाहा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को, जो कि इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या था कि सोसाइटी जो आपस में कम्युनिकेट करती है वो डिफरेंट सिंबल्स की बेस के ऊपर करती है। हस्बैंड एंड वाइफ टॉक, टेक्स्ट योर फ्रेंड अबाउट द सेल एट द गैप, स्माइल एंड बारिस्टा एट द कॉफी शॉप, यू रिस्पॉन्ड टू योर बॉस। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर जगह पे रहने वाले लोगों का इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का जो तरीकाकार होता है बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की उसने एग्जांपल दी हुई है। Symbolic interaction would suggest that couple negotiate the critical role through verbal and non-verbal interaction. They negotiate things like, कहता है कि इस तरह सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की क्या है कि आपस में जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कि वो आपस में किस तरह से उन्होंने करना है। तो जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होती है और कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है बेटा वो आप बोल के कम्युनिकेट करके कर रहे थे, और जो नॉन वर्बल होती है बगैर बोले, यानी कि जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, जो जेस्चर है, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, ये था हमारे बेटा दो टॉपिक। एक हमने थ्री थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द साइकोलॉजी पढ़े और दूसरा प्रेजुडिस पढ़ा। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं अपने इसकी तरफ। मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ दोबारा से। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में